स्वागत है आपका जी बिज़नेस की खास पेशकश में। मोदी सरकार के 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी व्यक्ति जिनकी मिनिस्ट्री में हमने कई सारे एक्शन इस पूरे साल में देखे हैं, लेकिन ये क्रेडिट इन्हें जाता है कि इस मिनिस्ट्री में हमने सबसे बेहतरीन रिवाइवल भी देखा है और आम आदमी को लक्ष्य में रखते हुए जो कदम उठाए गए हैं उसके लिए भी उनकी सराहना करनी चाहिए। जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी बिज़नेस पर पिछले साल हमारी जब बात हुई थी तो हम हज़ारीबाग में थे और तब से लेकर अभी तक काफ़ी कुछ बदला है। लेकिन एक चीज़ है, इस पूरे साल में देखिए, पहले साल में मोदी सरकार की तरफ से कई स्लोगन आए, कई कैंपेन्स हुई। इस साल का जो सबसे पॉपुलर आई वुड से स्लोगन था या फिर नारा था, वो ना सिर्फ आपकी मिनिस्ट्री से आया बल्कि वो आप ही ने कॉइन किया था, हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक। और ये ना सिर्फ कहा आपने, ये करके भी दिखाया। तो ये कैसे इतना जल्दी कर लिया आपने? बिकॉज नोबडी थॉट अबाउट दिस बिफोर। नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि जो फ्लाइंग हो वो इस प्रकार का हो जो सामान्य व्यक्ति भी इसका फ़ायदा उठा सके, और जो सुविधा आपको हवाई सेवा से मिलती है वो आपको और कोई सफ़र के तरीके से नहीं मिलती है। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम ऐसा एक स्कीम बनाएं जिसके द्वारा हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ पे चल पाएँ, और वो हम लोगों ने किया। और देखिए, ऐसा है कि इसमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ जो है कंज्यूमर को प्राइसेस जो हों वो ठीक ठाक हों, भाड़े जो हों कम दाम के हों, 2500 रुपये 1 घंटे के लिए, 1200 रुपये आधे घंटे के लिए, वगैरह वगैरह, तो वो प्राइस सही होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि वो एयरलाइन के लिए इतने घाटे में वो फ़्लाइट हो कि वो एयरलाइन उसे चला ही ना पाए। तो हमें वही एक बैलेंस बनाना था कि आपके लिए, एयरलाइन के लिए भी प्रॉफिटेबल हो और कंज्यूमर के लिए भी शानदार हो। ये बैलेंस हम लोगों ने बनाया और इस प्रकार से उड़ान के जो परिणाम आए हैं, जो हम लोगों के फर्स्ट राउंड पहले चरण में जो हम लोगों को फ़्लाइट्स आई हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद करीब 70 साल में हमने 70 एयरपोर्ट एविएशन नेटवर्क में जोड़े। 70 साल में 70 एयरपोर्ट, हर साल एक एयरपोर्ट। उड़ान के द्वारा एक साल में 33 एयरपोर्ट हम लोगों ने नेटवर्क में जोड़ दिया। 75 एयरपोर्ट से लेकर 108 एयरपोर्ट अब एविएशन नेटवर्क में आ गए हैं। ये गजब का हम लोगों ने काम कर लिया। साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हज़ारों करोड़ खर्च किए होंगे इसके लिए। सिर्फ 200 करोड़ के लिए, सिर्फ 200 करोड़ के लिए 33 एयरपोर्ट हम लोगों ने जोड़े। 13 लाख सीट कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ाई, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार से स्कीम की हमने डिज़ाइन बनाई जिसमें कि सब एयरलाइंस को ये बहुत पसंद आए, वो आ गए हैं, और अब साथ साथ ग्राहकों को भी ये सेवा मिल रहा है। और सबसे मैं कहूँगा कि संतोष हमें तब मिला जब इंडिगो, जो इस देश की नंबर 1 एयरलाइन है, 40% मार्केट शेयर है, जब उन्होंने उड़ान पे 10,000 करोड़ की बाजी खेली। जब उन्होंने 50 ATR प्लेन, टर्बोप्रॉप प्लेन का उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया जिसमें कि उड़ान का पूरा फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, दैट मीन्स उड़ान इज़ हियर टू स्टे। अच्छा सर, इसमें बिकॉज उड़ान हैज़ टेकन ऑफ, उड़ान हैज़ टेकन ऑफ। अब मैं, क्योंकि हम उड़ान की बात कर रहे हैं, तो इस पर मेरा एक और ये कंसर्न हमने सुनी भी काफ़ी लोगों से, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी ये फीडबैक मिला। अब क्योंकि इसमें एक तो 50% सीट रिजर्व्ड है उड़ान स्कीम के तहत, जो आपने स्लैब्स बताए उसमें, और वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। अब हालांकि अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन तो क्या अब इस एनोमली को ठीक किया जा सकता है कि जो वाकई ज़रूरतमंद हो सिर्फ उन्हें ही सस्ती टिकट मिले? क्योंकि अभी ये शिकायत आ रही है कि अगर किसी ने पहले बुक कर दिया, अब चाहे वो गरीब हो या नहीं हो, हवाई चप्पल पहनता हो या नहीं हो, लेकिन उसे उड़ान में हवाई टिकट ज़रूर मिल रहा है। तो ये क्या इसमें कोर्स करेक्शन की ज़रूरत देख रहे हो? नहीं, हमें तो ये नहीं लगता है। देखिए, जिन लोगों को सस्ते भाड़े पे टिकट चाहिए वो लोग जल्द से जल्द बुकिंग करें और जो सस्ते टिकट है उन्हें ले लें। जानकारी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग सब लोगों को यही कह रहे हैं कि अगर आपको छठ के लिए जाना हो, किसी भी त्योहार, जमशेदपुर, या आपको कहीं शादी के लिए जाना हो, बीकानेर, तो आप आगे प्लानिंग करिए। समय आपके पास है, शायद पैसे ना हो, समय आपके पास है, उसका फ़ायदा उठाइए आप। एक कंसर्न इसमें ये भी आई थी कि इसमें
अब जैसे बहुत बार होता है कि कुछ इमरजेंसी होती है, अब जो आम आदमी होता है या गरीब होता है या फिर मैं कहूँ हवाई चप्पल पहनने वाला, वो बेचारा इसमें फंस जाता है, क्योंकि आजकल रेल के किराए तो वैसे ही ज़्यादा चल रहे हैं अगर आप लास्ट मिनट पे करिए। तो क्या इसमें कुछ कोटा या ऐसा कुछ रखा जा सकता है फॉर लास्ट मिनट समथिंग? आई मीन आई एम जस्ट, ये बहुत अच्छा सुझाव है मिहिर जी, आपका बहुत अच्छा सुझाव। कई लोगों ने कहा है कि कोई इमरजेंसी हो गई, कोई मेडिकल कारण हो गया जिसके लिए आपको जाना पड़ गया, और आप लास्ट मिनट में अगर आप सीट उस समय खरीद रहे हैं तो सही है, आपको ज़्यादा देना पड़ता है और ये बड़ा आपको चुभता भी है, ये बिल्कुल सही है। इस पे हम लोग सोच विचार कर रहे हैं कि कुछ हम लोग इसमें राहत दे सकते हैं कि नहीं। हमने जब एयरलाइन से पूछा इसके बारे में तो एयरलाइन ने सब कहा है कि अगर आप हमें एक आवेदन दें, हमें बताएं कि इस कारण हमको जाना है, आप चिट्ठी लिख के हमसे बात करें, तो हम लोग ज़रूर इसको सहानुभूति की तरफ से, संवेदनशीलता को लेकर हम लोग कोई ना कोई निर्णय करेंगे। तो ये 1 by 1 सिचुएशन को देखकर वो लोग कर भी सकते हैं, लेकिन हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये कई लोगों ने कहा है और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी मायना है कि हम लोग इस तरीके से करें जिसमें कि लोगों को इसमें कुछ राहत मिले। जैसे आपने कहा कि उड़ान हैज़ जस्ट टेकन ऑफ, लेकिन ये इस साल सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में कई कदम उठाए पिछले 1 साल में, उसमें एविएशन में ये सबसे बड़े कदम में से एक था। और जाहिर सी बात है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एविएशन से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो एयरपोर्ट हो या बाकी सर्विसेज, वो तो है ही इनिशिएटिव। अब यहाँ से लेकर अगले 2 साल में आप उड़ान, आपका विजन क्या है? उड़ान को आप कहाँ देख रहे हैं? आज के समय हम लोगों ने 33 एयरपोर्ट जोड़े हैं एविएशन नेटवर्क में उड़ान के द्वारा। 13 लाख सीट, जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने उपलब्ध करवाई हैं। मेरा विश्वास है कि अगले 2-3 सालों में 33 एयरपोर्ट नहीं, 100 एयरपोर्ट हम लोग जोड़ेंगे, और जो 75 एयरपोर्ट जो थे उड़ान के पहले, वो कुल मिलाकर 175 एयरपोर्ट हो जाएंगे। तो 100 एयरपोर्ट इंक्रीमेंटल आप कह रहे हैं कि 100 नए एयरपोर्ट जुड़ जाएंगे। जब हाँ, 33 आ चुके हैं, 70 जुड़े थे, 70 के आसपास और आ जाने चाहिए, तो 175-200 एयरपोर्ट हमको मिल जाने चाहिए। अब किस साल में हो पाएगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, थोड़ा सा कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि हम लोगों को ये लक्ष्य लेके चलना चाहिए कि हम लोग 75 एयरपोर्ट से लेकर 200 एयरपोर्ट तक, 200 एयरपोर्ट तक हम लोग पहुँचा दें। 200 एयरपोर्ट जब हो जाएंगे तो आप लुधियाना में है, भटिंडा में है, बोकारो में है, बीकानेर में है, कोटा में है, सब जगह आपको फ़्लाइट सर्विस की सुविधा मिल जाएगी। आई थिंक रेल मंत्रालय परेशान हो जाएगा फिर। नहीं, इसमें देखिए सब लोगों को फ़ायदा होगा, सब लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप चाइना को देखें, चाइना में रेल में भी बहुत वृद्धि हुई है, बुलेट ट्रेन्स बने हैं, बहुत ज़बरदस्त कार्गो वहाँ टेक ऑफ कर गया रेल पे, और वहाँ एविएशन नेटवर्क भी बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ा है। तो दोनों हम लोगों को देना है। इसी तरीके से कनेक्टिविटी देश में बढ़ेगी, कनेक्टिविटी देश में बढ़ेगी तो देश में ग्रोथ भी होगा। बिल्कुल। अब सर एक बात बताइए, अब जो दूसरा आई थिंक जो आपके लिए भी आई थिंक इट मस्ट बी गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स, वो है एयर इंडिया। और जैसे हम देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे, आई वोंट यूज़ वर्ड इरेलेवेंट, बिकॉज एयर इंडिया की एक अपनी गरिमा है, एक छवि है, एक कनेक्ट है लोगों के साथ, या फिर इफ़ यूज़ बिजनेस जार्गन देन ब्रांड इक्विटी है, पर वो जिस तरह से लैडर में नीचे फिसलते जा रहा है, अब इज़ इट अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर यू? एयर इंडिया में बहुत सुधार आया है, और जो हम लोगों को विरासत में एयर इंडिया मिली थी बेचारी, उसको हम लोगों ने काफ़ी कुछ ठीक कर दिया। जो महाराजा बेचारे बड़े भिखमंगे टाइप के बन गए थे, उनको फिर एक बार हम लोग महाराजा बना रहे हैं, और पूरा हम लोगों को विश्वास है कि अगले कुछ सालों में, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट को ठीक कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी ठीक कर रहे हैं, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ठीक कर रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक कर रहे हैं, सब जो डायमेंशंस होते हैं, सब जो पहलू होते हैं बेहतरीन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के, उन सब पे हम ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमें भरोसा है कि महाराजा को एक बार फिर हम लोग एकदम शानदार बना देंगे, और जो ग्रेट ग्लोबल एयरलाइन जो थी एयर इंडिया एक ज़माने में, और जो आज ब्रिटिश एयरवेज है, लुफ्थांसा है, क्वांटस है, एमिरेट्स है, उसी प्रकार से हम लोग एयर इंडिया को भी शानदार बना देंगे। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, कितना मतलब कैपिटल इन्फ्यूजन या फिर जो भी कहें, फिर से एयर इंडिया में अगर जान फूकनी नहीं, एक मल्टी डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की ज़रूरत है मिहिर जी। देखिए, जैसे मैंने कहा, सब जो डायमेंशंस हैं उसके, स्ट्रैटेजी के डायमेंशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी,
all of these will have to be fully reworked and made much stronger and much better for all the customers that are flying on Air India. इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये सही बात है कि आज के समय एयर इंडिया जो है उस पे करीब 50,000 करोड़ का ऋण है। जो डेट बर्डन जो है उसको जो विरासत में मिला वो बड़ा एक मैं समझता हूँ भारी बोझ है उसके लिए, मील का पत्थर बना हुआ है। तो इस डेट बर्डन को हम लोगों को किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। जैसे हम डेट बर्डन को हटाएंगे देन वी विल हैव द रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट। आज के समय एयर इंडिया में हम निवेश ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसे ही नहीं, जो भी हमें पैसे मिलते हैं वो पैसे चले जाते हैं जो हमें ब्याज देना पड़ता है उसके लिए। जैसे हम इस डेट बर्डन को सही करेंगे वैसे हम और भी गति दे सकते हैं इसके टर्न अराउंड में। लेकिन जो 3 साल पहले जो एयर इंडिया थी और आज जो एयर इंडिया है उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है, और जो ज़मीन पे थी वो अब आसमान में है। बिल्कुल। अब एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर हम ग्लोबली भी देखें तो एविएशन की स्थिति काफ़ी सुधरी है। यहाँ तक कि वॉरेन बुफे जैसे इन्वेस्टर भी अब मानने लगे हैं कि एविएशन एक अच्छी बेट हो सकती है इस समय, और भारत उसमें सबसे वाइब्रेंट मार्केट्स में से एक है। हम देखते हैं सारे जो विदेशी एयरलाइंस हैं उनकी भी एक्साइटमेंट जिस तरह की रहती है इंडियन मार्केट के लिए। तो आपको क्या लगता है अगले 3 से 5 सालों में इंडियन एविएशन इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ द प्लेयर्स हु आर ऑपरेटिंग इन इट, इन टर्म्स ऑफ द पैसेंजर ट्रैफिक एंड इन टर्म्स ऑफ द टोटल आउटपुट, आप कहाँ देख रहे हैं सर? मैं इसको बहुत ही एक सनराइज इंडस्ट्री मानता हूँ। मीर जी, आपको याद होगा कि करीब 10-15 साल पहले आईटी बीपीओ को हम लोग मानते थे कि बहुत गजब का एक सेक्टर है। फिर करीब 5-6-8 साल पहले हम लोग टेलीकॉम को बहुत गजब सेक्टर मानते थे। उसी प्रकार से अब एविएशन जो है एक गजब का सेक्टर बन रहा है। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ कि टोटल रेवेन्यूज़ जो हैं डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल जो हमारी एयरलाइंस की हैं वो करीब 1.6 लाख करोड़ हैं आज के समय। टेलीकॉम इंडस्ट्री के टोटल रेवेन्यूज़ आज के समय 1.8 लाख करोड़ हैं। तो अगर टेलीकॉम यहाँ है आज के समय 1.8 लाख करोड़, एविएशन जो है 1.6 लाख करोड़ ऑलरेडी हो चुका है और उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रही है। और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि अगले 10-15 साल में एविएशन जो है वो 3 गुना और बढ़ सकता है। तो जो 1.6 लाख करोड़ आज के समय है वो 4-5 लाख करोड़ बन सकता है। ये इस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है। और एक चीज़ आई वुड से मिसिंग लिंक शायद अगर हम कहें, अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया को ही देखिए। अब चाइना तो खैर चलिए छोड़िए, उनका एक अलग ही मॉडल है और वो बड़े स्केल पर करते हैं काम। मैं वैसे ये नहीं कहूँगा कि अगर आप चाइना को एक तरफ रखें तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं। मैं बिल्कुल, इनफैक्ट दैट इज़ माई क्वेश्चन कि जैसे हांगकॉन्ग है या दुबई है या सिंगापुर है या फिर बीजिंग है, शंघाई है, इस तरह का उस स्केल का और रोबस्ट इंटरनेशनल हब इन ट्रू सेंस, यू नो, इन कैपेसिटी, इन द पैसेंजर ट्रैफिक। ये जी हम लोग पहुंच रहे हैं वहाँ। देखिए मैं आपको आंकड़ों के आधार पे बताता हूँ, तर्क और तत्व के आधार पे बताता हूँ। आज के समय जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है उसमें 6 करोड़ पैसेंजर्स आते जाते हैं। 6 करोड़। दुनिया की सबसे बड़ी जो आज के समय एयरपोर्ट्स हैं वो करीब 10-11 करोड़ की है। दिल्ली में जिस प्रकार की ट्रैफिक आ रही है और जिस रफ्तार से बढ़ रही है, 15-20% हर साल बढ़ती चली जा रही है। 5 साल के अंदर ही अंदर, 5 या 6 साल के अंदर ही अंदर जो हमारे 6 करोड़ पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं दिल्ली में, वो 6 से करीब 11-12 करोड़ हो जाएंगे। 11-12 जब करोड़ हो जाएंगे ना दिल्ली में, तो दिल्ली तो एक तो एयरपोर्ट पूरा सैचुरेट हो जाएगा और हम लोग उसमें ग्रोथ नहीं अपेक्षा कर सकते हैं उसकी। लेकिन 11 करोड़ पे दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया में टॉप 5 एयरपोर्ट पे आ जाएगा। जो दुबई है, जो दुबई के 8 करोड़ आज के समय पैसेंजर्स हैं, हमारे 6 करोड़ हैं दिल्ली के। तो दुबई और दिल्ली में इतना अंतर नहीं है। बीजिंग जो है उसमें 10 करोड़ हैं। हीथ्रो जो है वो भी 8 करोड़ के आसपास है। तो दिल्ली जो है वो दुबई और हीथ्रो के काफ़ी करीब आ चुका है और अगले 5-6 सालों में दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स में से एक दिल्ली एयरपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, मुंबई में जो मामला है वो अलग है। मुंबई सिंगल रनवे वाला एयरपोर्ट है, वहाँ 5 करोड़ पैसेंजर्स आते हैं और जाते हैं। वहाँ हम लोग और उसको बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि वो एयरपोर्ट जो है एकदम सैचुरेट हो चुका है। तो वो नवी मुंबई हमें जाना पड़ रहा है। पर मुंबई भी है, नवी मुंबई और सेंटा क्रूज दोनों को मिलाकर 10-11 करोड़ का वो भी एक मार्केट है। तो इस प्रकार से, और फिर बैंगलोर ऑलरेडी 2-3 करोड़ के आसपास पहुँच गया है, वो भी 4-5 करोड़ तक पहुँच जाएगा। तो अगर हम दिल्ली
मुंबई, बेंगलोर देख लें, ये 3 हमारे एयरपोर्ट्स हम देख लें, ये 3 एयरपोर्ट जो है ना बिल्कुल ग्लोबल हब्स बनने वाले हैं। जिस प्रकार से दुबई है, जिस प्रकार से चांगी है, जिस प्रकार से हांगकांग है या हीथ्रो है, ये तीनों एयरपोर्ट्स उस स्तर पे आने वाले हैं, एकदम ग्लोबल एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं। जैसे उड़ान अपने आप में काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव था, एविएशन मिनिस्ट्री के लिए अगला बड़ा इनिशिएटिव इस तरह का या फिर अगली बड़ी चैलेंज अगले 2 साल में आप क्या देख रहे हैं? हम लोग पैसेंजर कन्वीनियंस पे, पैसेंजर सुविधा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसके 3 पहलू हैं। एक तो ये है एयर सेवा। एयर सेवा में जो भी आपकी शिकायतें हों, जो भी आपको सूची की ज़रूरत हो, जो भी आप चाहते हैं जिसमें कि आपकी यात्रा एकदम स्मूथ और बड़े एकदम आसानी से हो, उसके लिए एयर सेवा के द्वारा हम लोग सब आपको सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरा पहलू इसमें ये है कि आपकी डिजी यात्रा हो, डिजिटल यात्रा हो, एकदम आराम से आप अपना मोबाइल में जाके धड़ाधड़ आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग कर लीजिए, आपको PNR मिल गया, उस PNR पे आप बोर्डिंग पास निकाल लिया, आपने फिंगरप्रिंट के द्वारा बोर्डिंग कार्ड निकलवा दिया, आप सिक्योरिटी से निकल रहे हैं, आप बोर्डिंग गेट पे चले गए और एकदम आसानी से डिजिटल यात्रा से आप चले गए। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है जिस पे काफ़ी कुछ हम लोगों ने काम कर लिया है कि सिक्योरिटी वगैरह जो है, जो लंबी लंबी लाइनें वगैरह हैं, उनको भी हम कम करवा लें। बैगेज स्टैंपिंग तो हम लोगों ने हटवाई दिया 7 एयरपोर्ट पे। आगे के समय बायोमेट्रिक, फेशियल रिकग्निशन, इसके द्वारा आपको सिक्योरिटी वगैरह की भी लाइन हम लोग फटाफट जल्दी से निकलवा लें। तो ये जो एक पैसेंजर सेंट्रिक सीमलेस एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ साथ कई सारी और चीज़ें हैं, पैसेंजर बिल ऑफ राइट्स पे, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, रिफंड्स, कैंसलेशंस, एक्सेस बैगेज, डीलेज, इस पे क्या क्या होना चाहिए। एंड फाइनली इसमें जो है कि बेकाबू जो यात्री हैं, जो अनरूली पैसेंजर्स हैं, वो भी एक बड़ा उस पे भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये पूरा आपका एक्सपीरियंस, ये पूरा आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है ना, एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। उसमें कुछ और आप ऐड करें? वो तो आपको मालूम ही है कि हम लोगों ने जो ड्राफ्ट नेशनल नो फ्लाई लिस्ट की घोषणा करनी थी, उसको हमने प्रकाशित कर लिया है और उस पर अब हमें सुझाव मिल रहे हैं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं मिहिर जी कि पूरे विश्व में आज के समय सेफ्टी पे आधारित कोई नेशनल नो फ्लाई लिस्ट नहीं है। ये हम लोगों ने भारत में एक अनोखा काम किया है। पूरे दुनिया में न्यू टू द वर्ल्ड एक ये इनिशिएटिव है जिसको बहुत लोग प्रशंसा जिसकी कर रहे हैं। और देखिए, अगर अच्छी तरह से होता है तो मुझे लगता है कि और भी देशों में इस प्रकार से किया जाएगा। बिल्कुल सर, पिछले 3 साल में इनफैक्ट मोदी सरकार ने जो काम किए हैं और पिछला 1 साल जो है उसमें इनफैक्ट हमने जितने लोगों से बात की सभी का ये कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है। डीमोनेटाइजेशन, GST, सर्जिकल स्ट्राइक्स, एविएशन में इतनी बड़ी पहल, रेल बजट का मर्ज हो जाना, यानी आप हर वर्टिकल को अगर आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ हुआ है। अगले 2 साल में जब आप 2019 में जनता के सामने जाएंगे तो उस समय विजन क्या होगा? क्योंकि ये तो सभी लोग मानकर चल रहे हैं कि मोदी जी आने वाले हैं 2019 में भी, और आई थिंक यूपी चुनाव के बाद तो शायद ही किसी के मन में शक होगा। बट यू कैन नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स। ये हमारी विकास की राजनीति है मीर जी। वो तो आप हमारे साथ हजारीबाग आए तब भी मैंने आपको बताया। हमारी कोशिश है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये हम सब लोगों को दिलवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हम सब लोगों को दिलवाएं। और फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रोज़गार के लिए जो बहुत ज़रूरी और सुविधाएँ हैं, जैसे एयर कनेक्टिविटी, बुलेट ट्रेन, सही तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हम सब लोगों को दिलवाएं। हुनर जो लोगों को देना वो भी सब लोगों को दिलवाएं, जिसमें कि देश में हर कोई वर्ग तरक्की करे, सबका साथ सबका विकास, ये हम लोगों का ओवरऑल विजन है। तो यही हम लोग लेके चल रहे हैं। और 2019 के 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को पक्का घर मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, रसोई गैस मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए। ये हमारा विजन है। और मुझे लग रहा है हजारीबाग और रामगढ़ में तो हम लोग जोर शोर से इस पर प्रगति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश भर में हम लोग 2022 तक ये जो हमारा विजन है, इसको हम लोग पूरा इस सपने को साकार कर पाएंगे। ये जो अपोजिशन का प्रयास है कि किसी तरह संगठित होकर कोशिश करें, जो आई वुड से मोदी वेव है उसे किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करने की, रोकने की, हालांकि हो नहीं पा रहा है, तो इसका भविष्य क्या देखें? महागठबंधन महाखिचड़ी है। तो महाखिचड़ी है और उस खिचड़ी में ना नेतृत्व है,
ना संगठन है ना विचारधारा है, तो खिचड़ी में खिचड़ी आएगी आपके पास। राहुल गांधी का भविष्य क्या देख रहे हैं? वो तो आप ही बताइएगा, भविष्य बताएगा। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं तो चुपचाप अपना काम करता हूँ। जो पाकिस्तान की मनमानी थी कुलभूषण जाधव के केस में भी, उसे वी हैव पुट ब्रेक्स टू दैट। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी इसे कहा जा सकता है। अब इसके आगे चुनौती क्या है और आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? पहले तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, न्यायपूर्वक आप कह रहे हैं कि सब जो प्रक्रिया चल रही है वो चलनी चाहिए, ये अगर आप सोच लेकर चलें, ये लोगों को समझाएं, तो सत्यमेव जयते होता है। जो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, जो अनुकूल प्रक्रिया होनी चाहिए, वो पाकिस्तान नहीं कर रहा था। हम लोगों ने विश्व के सामने ये बात रखी और सब लोगों ने इसे स्वीकार किया, जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व, माननीय विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज जी के कुशल नेतृत्व, माननीय लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व, इन सब को हम लोगों को पहले तो स्वीकार करना चाहिए कि इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस बात को संभाला है। वन बेल्ट वन रोड जो कि चाइना का इनिशिएटिव है, इस पर आपका निजी विचार क्या है? क्योंकि ये इन अ वे इट्स एन एफर्ट टू एनसर्कल इंडिया इकोनॉमिकली। आप हो सके उतना आसपास से एनसर्कल करके किसी तरह से रिस्ट्रेन कीजिए एक ग्रोइंग सुपर पावर को। आपको क्या लगता है? जो हम लोगों का ग्लोबल ऑर्डर बना है, मल्टीलैटरल ग्लोबल ऑर्डर बना है विद अ क्लियर सेट ऑफ ऑपरेटिंग रूल्स एंड सो ऑन, आई थिंक वी शुड स्टे विद इन दैट फ्रेमवर्क। अगर हम लोग नई एक रूपरेखा बनाने की बात करने लग जाते हैं, एक उल्टी गंगा बहाने लग जाते हैं, तो उसमें जो उथल पुथल होगा वो मैं समझता नहीं हूँ कि आज जो नाजुक हालत है विश्व भर में, दुनिया भर में, उसको कुछ खास लाभ मिलेगा। ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसे कैसे देख रहे हैं आप? वो तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जनता ही बता रही है कि कैसा उनको लगता है ये सब जो उनके पॉलिसीज़ हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ मिहिर जी ट्रंप साहब के बारे में, वो यह है कि अगर जो गैलप रेटिंग्स जो होती हैं प्रेसिडेंट्स की, उस पर अगर हम लोग ज़रा नज़र लगाएं तो प्रेसिडेंट ट्रंप की रेटिंग आज के समय सबसे नीचे है। सबसे नीचे, कोई और प्रेसिडेंट की रेटिंग्स इतनी नीचे नहीं रही थी। तो ये देख लीजिए, आपकी अमेरिका की जनता आपको बता रही है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल होगा आपसे सर, एंड अगेन आई एम कमिंग बैक टू द एविएशन। हाल ही में चाइना ने अपना पहला पैसेंजर जेट जो उन्होंने खुद बनाया है उसे उड़ाया था। भारत में ये कब होगा? आई मीन अ प्रॉपर फुल फ्लेज। मेहर जी आप सही कह रहे हैं, करना ज़रूरी है। देखिए अगले 10-15 साल में भारत में हमें कमर्शियल एयरप्लेन्स जो हैं करीब 1000 की ज़रूरत है। हम डिफेंस में अगर देखें, जो वॉर प्लेन्स जिसको कहते हैं, वहाँ 500-600 की ज़रूरत है। ये जो डिमांड है 1000 कमर्शियल 500-600 डिफेंस वॉर प्लेन्स, इस डिमांड को हम लोग एक अपना डोमेस्टिक घरेलू एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा ही फुलफिल हमें करना चाहिए। तभी मेक इन इंडिया का जो हमारा विज़न है उसे हम बरकरार कायम कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब इस अवसर पर आपसे बात होगी तो उड़ान जैसा, या फिर आई वुड से उड़ान 2.0, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।